गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है राजपूताना में राजनीतिक जनजागरण। इस राजनीतिक जनजागरण के काफ़ी कारण रहे हैं, तो हम उनका नंबर से उनका सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के उदय एवं विकास में 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्भीक धर्म प्रचारकों ने अंग्रेजों के आधिपत्य से पूर्ण स्वाधीनता की भावना की मन चिनगारी को बुझने नहीं दिया, वरन इसे कुरेद कर स्वतंत्रता का भावना को जन जन में प्रज्वलित कर दिया। इस संदर्भ में आर्य समाज का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने मुख्य कार्यक्षेत्र राजस्थान था। 1875 में स्वामी दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1880 से 1890 ईस्वी के मध्य तक राजस्थान में भी विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं प्रारंभ की गई। वैदिक यंत्रणालय को इलाहाबाद से अजमेर स्थानांतरित किया गया। अगस्त 11, 1882 को दयानंद सरस्वती उदयपुर महाराणा से मिले और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने पर बल दिया। 1883 में दयानंद ने उदयपुर में ही एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के समान विवेकानंद, साधु निश्चल दास सन्यासी, आत्माराम व स्वामी गोविंद गिरी ने भी राजस्थान में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। स्वामी विवेकानंद का भी राजस्थान के नवयुवकों पर उतना ही प्रभाव पड़ा जितना दयानंद सरस्वती का। विवेकानंद भी 1892 ईस्वी में अलवर आए। उन्होंने यहाँ की जनता को नई आशा, स्फूर्ति और प्रेरणा दी। गोविंद गिरी का मुख्य कार्यक्षेत्र सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासियों के मध्य था। निश्चल दास व आत्माराम ने बूंदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण हेतु मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार समस्त राष्ट्रीय व स्थानीय सुधारकों ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना में योगदान दिया। दूसरा कारण, पाश्चात्य शिक्षा ने भी राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण में योगदान दिया। अंग्रेजों के संपर्क में आने के पूर्व यहाँ शिक्षा परंपरागत हिंदू पाठशाला व मुस्लिम मकतब के द्वारा दी जाती थी। राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था। शासकों ने अपने अपने राज्य में शिक्षण संस्थाओं का निर्माण प्रारंभ किया, जैसे अलवर में 1842 ईस्वी में, उदयपुर में 1862 ईस्वी में, बांसवाड़ा में 1868 ईस्वी में, भरतपुर में 1885 ईस्वी में व इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इसके बाद में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की जाने लगी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक कॉलेज सहित जोधपुर में 34 शिक्षण संस्थाएं थी। उदयपुर में 42 और बीकानेर में 48 शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। साथ ही यहाँ के नरेश भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आए, अतएव उनके लिए अजमेर में लॉर्ड मेयो के नाम से मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। नए शासकों का संपर्क अंग्रेजों से बढ़ने लगा, परंतु इस नई पीढ़ी के नरेशों पर भी पुरातन राजकीय परंपरा का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया तथा कई राज्य शासन एवं राजनीतिक मामलों में भी दिलचस्पी लेने लगे। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को भी पहचाना व इस नवीन पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नरेशों ने भी अपने अपने राज्य में नए नए शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए। मेयो कॉलेज में एक साथ रहते हुए शिक्षा प्राप्त करने के कारण विभिन्न शासकों में परस्पर मेल मिलाप भी बढ़ा तथा वे महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर आपस में विचार विमर्श भी करने लगे। इससे धीरे धीरे यहाँ के शासकों में पारस्परिक एकता की भावना उत्पन्न हुई और इस भावना ने उन्हें अपनी व्यवस्था के विरुद्ध रोष उत्पन्न करने में भी सक्रिय योगदान दिया। जनता भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से अछूती नहीं रही और अब उनके विचारों में नवीन उदारता का समावेश होना प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता एवं समानता की भावना से परिपूर्ण अंग्रेजी साहित्य से परिचित होने के बाद यहाँ के लोगों में राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति नवीन भावनाएं जागृत होने लगी। तीसरा कारण है समाचार पत्र व साहित्य। राजस्थान में जन जागृति हेतु राजस्थान समाचार पत्रों व साहित्य का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके माध्यम से ही प्रमुख व्यक्तियों की विचारधाराएं, निरंकुश शासन के दोष, आम जनता के कल्याण तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता को प्रचारित किया गया। न केवल राजस्थान अपितु राजस्थान के बाहर के अनेक समाचार पत्रों में यहाँ पर होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत विवरण एवं जानकारी मिलती थी। राजस्थान के बाहर के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला द लीडर, कानपुर का प्रताप तथा वर्धा से निकलने वाला राजस्थान केसरी आदि ने यहाँ के जन जागरण में पर्याप्त सहयोग दिया।
इसी भांति राजस्थान में भी धीरे धीरे कई समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। उनमें अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान, ब्यावर से तरुण राजस्थान तथा जयपुर से प्रभा, लोकवाणी, भरतपुर से रियासत, कोटा से जय हिंद, उदयपुर से नवजीवन, सज्जन कीर्ति, सुधाकर, जोधपुर से प्रजा सेवक आदि प्रमुख रहे। इसी प्रकार से अनेक साहित्यकारों ने भी अपनी लेखनी से जन जागृति उत्पन्न की। ऐसे साहित्यकारों में केसरी सिंह बारेट का सर्वप्रथम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की चेतावनी चोटिया कविता का परिणाम स्वरूप महाराणा फतेह सिंह दिल्ली में उपस्थित हुए भी दिल्ली दरबार में नहीं गए। चारण कवियों में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन के प्रारंभ बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण से ही हम पाते हैं। अगला कारण है यातायात व संदेश वाहन के साधनों का विकास। लोगों के विचारों का आदान प्रदान कराने में तथा एक संगठित कार्यक्रम के लिए यातायात एवं संचार साधन भी कम महत्व के नहीं थे। यातायात व संदेश वाहन के साधनों के विकास के फलस्वरूप राजस्थान के विभिन्न राज्यों का आपसी संबंध बढ़ा तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भी संपर्क एवं एकता स्थापित होने लगी। सबसे पहले राजस्थान में पक्की सड़कें बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 1865 में यह कार्य प्रारंभ कर पूरे 10 वर्षों में आगरा से जयपुर व अजमेर होती हुई नसीराबाद से चित्तौड़ होकर नीमच जाने वाली सड़क बनी। इसी तरह रेलवे निकालने के प्रस्ताव में उन्हें लगे और इनके निर्माण का सर्वप्रथम काम 1874 ईस्वी में शुरू हुआ। रेलवे का यह काम अगले 8 वर्षों में अहमदाबाद को अजमेर, जयपुर व आगरा से मिला दिया। बांदीकुई व अलवर होती हुई एक रेल लाइन दिल्ली तक निकाली गई तथा चित्तौड़ व नीमच के मार्ग से भी अजमेर को मालवा से संबद्ध कर दिया। 1889 में जोधपुर व बीकानेर राज्यों ने अपनी सम्मिलित रेलवे लाइन बनाने का आयोजन किया। अजमेर अहमदाबाद लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से चलकर एक और जोधपुर व बीकानेर को भटिंडा से मिलाया गया तो दूसरी ओर मेड़ता से फुलेरा तक संबंध स्थापित किया गया। 1895 ईस्वी में उदयपुर को चित्तौड़ से मिलाया गया। 1904 ईस्वी में के बाद जयपुर राज्य ने भी अपनी रेलवे लाइन का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इन रेल मार्गों का राजस्थान के जन जागरण पर सर्वव्यापी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से डाक व्यवस्था एवं संचार के साधनों ने एकता एवं जागृति में पूर्ण योगदान दिया। अगला कारण है जनता की हीन आर्थिक दशा। राजस्थान का जन सामान्य हीनता की श्रेणी में था। जनता निरंकुश शासकों के चंगुल में थी। राज्य में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। सर्वत्र बेगार प्रथा व्याप्त थी। आर्थिक दशा भी अत्यधिक विषम थी। अधिकांश जनता कृषक थी, परंतु अपने सारे श्रम का प्रतिफल उनको भरण पोषण तक का भी उपलब्ध नहीं था। कई प्रकार के करों का भार उन पर लदा हुआ था। कृषक सदैव ऋणी रहते थे। शिक्षा के प्रारंभ हो जाने से शिक्षित बेरोजगार भी बढ़ने लगे। यूं तब अधिकांश जनता गरीबी की निम्नतम रेखा तक पहुंच गई तो कुछ परिवार व व्यक्ति ऐशो आराम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जनता में जागृति के साथ साथ अपनी विकृत स्थिति के विरुद्ध भी विचार आने लगे, परंतु सभी राज्यों में इन विचारों को व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिना कारण लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इस प्रकार से दमनकारी कार्यों से जनता के मनोबल में और वृद्धि हुई। अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों के लिए उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिजोलिया में सर्वप्रथम संगठित एवं सफल आंदोलन हुआ। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वहां भूमि कर के अलावा करीब 80 प्रकार के लाग बाग थे। राजस्थान में सर्वप्रथम सफल किसान आंदोलन वहीं पर हुआ। आंदोलन के दौरान किसानों ने सामंत के दमन चक्र की परवाह न कर आश्चर्यजनक शौर्य व साहस का